अब इन वर्णों का भेद उपभेदों का वर्णन मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरे को हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि स्वर वर्ण 11 प्रकार के होते हैं। इन 11 वर्णों में दो कोटि में बांट दिया गया। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और लिरी, इसको हम री के भी नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ अर्थात 7 और ए 4। 7 और 4 11 स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत इसे 3 कोटियों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 अर्थात 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। इन 5 वर्गों को हम पहले जान लें। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ग बताए गए हैं। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके ध्वनि के उच्चारण करने में हमारे ज्ञानेंद्रियां, वागेंद्रियां जितनी भी हैं यह एक दूसरे को स्पर्श करती है। ऐसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण करने में हमारे वागेंद्रियों में एक दूसरे से स्पर्श होता है, इसी स्पर्शित होने के कारण इस वर्ण का नाम स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना गया है। प्यारे बच्चों, अब तक जो आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने सभी व्यंजन वर्णों को बताया। तदुपरांत अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है। अंदर से ध्वनि निकलती है और बाहर आकर वह विराम अर्थात ठहराव आ जाता है, थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो जिस वर्णों के उच्चारण करने में हमारे अंदर से निकलने वाली ध्वनियों में थोड़ी सी ठहराव आ जाए, ऐसे व्यंजन वर्ण को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद
उष्म व्यंजन। उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसमें जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में हमारे अंदर से ऊष्मा अर्थात गर्म वायु निकलती है। अंदर की जो वायु हमारे निश्चित होती है वह वायु उष्म होती है, गर्म होती है। तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में गर्म वायु उष्ण वायु निश्चित हो, ऐसे व्यंजन वर्ण को हम उष्म व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत तलावेशा, मूर्धांशा, दांशा और हा आता है। तो आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 25 वर्ण, जिन 5 वर्गों की मैंने पर चर्चा किया। तदुपरांत अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत है य, र, ल, व अर्थात 4, और उसमें व्यंजन वर्ण के अंतर्गत है 4, 25, 4, 4, 8 अर्थात 33 व्यंजन वर्ण माने गए हैं। अब मैंने तो स्वर वर्ण और दीर्घ वर्ण को आपको दर्शाकर इसका वर्णन कर दिया, लेकिन ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता क्या है, इसे किस वर्णों के नाम से जानते हैं, जरा इसका भी संक्षिप्त विश्लेषण कर लिया जाए। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक वर्ण होता है, एक मात्रिक स्वर वर्ण होता है, अर्थात छंद के आधार पर इसे एक मात्रा वाली वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, इस एक मात्रिक वर्ण को हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। इस वर्ण के उच्चारण में मात्र एक ही मात्रा का समय लगता है, जैसा कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, जिसे हम री के भी नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे कि री 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन दीर्घ री का ही हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ह्रस्व री का प्रयोग बहुत कम होता है। लेकिन री, लिरी सभी एक ही होता है, जिससे हम अलग अलग नाम से हम वर्णों के उच्चारण और शब्दों के निर्माण के लिए इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक वर्ण का बना होता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। यह किसी व्यंजन वर्ण में जब लगाया जाता है तो यह 2 मात्रा का उच्चारण करता है, जैसा कि अगर व्यंजन वर्ण में क एक मात्रिक है, क्योंकि क में अ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात अ का ध्वनि उसमें समाया हुआ है। तो जहाँ क हम बोलते हैं वहाँ एक ही मात्रा का वर्णन होता है और क को भी एक मात्रिक वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अगर उसी क में आकार की मात्रा दे दी जाए, अर्थात आ की मात्रा से जोड़ दिया जाए, तो वह क द्विमात्रिक वर्ण हो जाता है। दीर्घ स्वर की मात्रा द्विमात्रिक होता है। दीर्घ स्वर वर्ण द्विमात्रिक वर्ण के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपने देखा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ अर्थात 7 प्रकार के जो वर्ण बताया गया, वह 7 वर्ण द्विमात्रिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। यह जब किसी भी व्यंजन वर्ण पर आरोपित हो, इसकी मात्रा जब उसमें लगे, तो वह भी व्यंजन वर्ण को भी द्विमात्रिक वर्ण बना देता है, जिसे हमारे व्याकरणाचार्यों ने छंद के अंतर्गत द्विमात्रिक वर्ण के रूप में जाना है, इसे द्विमात्रिक वर्ण के रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार आपने देखा कि वर्ण प्रकरण के अंतर्गत इन वर्णों के भेद उपभेदों का वर्णन किया गया है। इसके बाद इस वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अगले एपिसोड में आप सबों को बताया जाएगा, ताकि किन किन उच्चारण स्थानों के नाम हैं और किन किन उच्चारण स्थानों के नाम से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, ये अगले एपिसोड में आप सभी को बताया जाएगा। और आप सबों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे अगले एपिसोड और आगे वर्णों के बताने में या अगले प्रकरण को बताने में हमें आनंदानुभूति हो
और आप सभी का सहयोग प्राप्त हो। धन्यवाद।